हेलो एवरीवन, आप सभी का विजयपथ एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है हिस्ट्री के एक टॉपिक। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि किस तरीके से यूरोपियंस का आगमन जो है वो भारत में हुआ और उन्होंने किस तरीके से अपने पावर्स को स्टैब्लिश किया। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सेटलमेंट इन इंडिया। दिस इज, आपको भी पता होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स जो यूरोप से आई और हमारे भारत में 1947 तक टिल आवर इंडिपेंडेंस जिसने शासन किया। तो चलिए आज हम इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो पहले हम इसका कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट, ठीक। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था कि 1600 में, है ना, 1600 में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड। क्वीन ने क्या किया था? क्वीन का चार्टर स्टैब्लिश हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ इन्होंने चार्टर स्टैब्लिश किया था, ठीक है। चार्टर उन्होंने प्रोवाइड किया था और 1600 में क्या बना था? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन बना था। दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन जो है वो वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो ब्रिटिश लोग हैं वो धीरे धीरे क्या आए, इंडिया आए और वहां पर उन्होंने सेटलमेंट्स स्टार्ट कर दी। तो अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो सेटलमेंट्स हुए, इनिशियल सेटलमेंट्स हुए, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनिशियल सेटलमेंट्स जो हुए वो कहाँ कहाँ पर हुए थे? तो सबसे पहले जो सेटलमेंट हुआ था वो 1600 में तो एलिजाबेथ ने स्टार्ट कर दिया था। देन 1613 में जो सेटलमेंट हुआ था, फर्स्ट सेटलमेंट जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, वो कहाँ पर हुआ था? सूरत, गुजरात में हुआ था। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो मेजर सेटलमेंट्स हैं, ये मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं, ठीक है। 1613 में सूरत में, देन हम देखेंगे 1639 में, है ना। तो 1639 में कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था मद्रास में, ठीक है। मद्रास में स्टैब्लिश हुआ था सेटलमेंट। अब मद्रास के अंतर्गत आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये एक फोर्ट था जो इस जगह पर स्टैब्लिश किया गया था बाय ब्रिटिशर्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? तो मद्रास में स्टैब्लिश किया था। और मद्रास कब सेटलमेंट बना था ब्रिटिशर्स का? 1639 में। यहाँ तक का क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट सेटलमेंट देखते हैं। 1661 का ईयर आता है। 1661 में क्या हुआ था? बॉम्बे में इन्होंने सेटलमेंट अपना स्टैब्लिश किया था, जो आज का कहां पर है, मुंबई या महाराष्ट्र का जो एरिया आता है वो कवर्ड है इसमें, ठीक है। 1661 में बॉम्बे में इन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया। इसके बाद में आ जाता है आपका ईयर 1690। 1690 में इन्होंने कहां पर स्टैब्लिश किया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकाटा, ठीक है। कैलकाटा जिसको हम आज का कोलकाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलकाता। अब इसके अंतर्गत आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि यहां पर क्या बना था? फोर्ट विलियम्स। क्या बना था? फोर्ट विलियम्स बना था, ठीक है। तो ये दो फोर्ट्स हमने पढ़े। पहला मद्रास में बना था फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड दूसरा बना था फोर्ट विलियम, जो कहां पर बना था? कैलकाटा में बना था। अच्छा, ये भी पूछता है कैलकाटा वाज डिस्कवर्ड बाय, या जो सबसे पहले कैलकाटा में आया था तो इनका नाम था जॉब चारनॉक। इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसका जॉब चारनॉक, ये अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, जॉब चारनॉक इनका नाम था, जिन्होंने कलकत्ता को डिस्कवर किया था या वहां पर उन्होंने अपना सेटलमेंट स्टैब्लिश किया था, ये हम बोल सकते हैं। तो ये मेजर सेटलमेंट्स हमने पढ़े, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव या हम गोल्स बोल सकते हैं वो क्या थे, ठीक। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उनका गोल अगर हम देखेंगे तो वो सबसे पहले क्यों आए थे? ट्रेडिंग स्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस पर्पस से आए थे। तो वो क्या चाहते थे? टू ट्रेड, ठीक है। इन किसमें
कॉटन में, है ना, कॉटन हो गया आपका, सिल्क हो गया, कॉटन के बाद क्या है, सिल्क हो गया, है ना। इसके बाद हम देखेंगे तो इंडिगो करके एक डाई होता है जिससे आप कलर करते हो, इंडिगो, इंडिगो हो गया, ठीक है, इंडिगो, ये हो गए कॉटन, सिल्क, इंडिगो। एट द सेम टाइम स्पाइसेस भी मान सकते हैं आप, ठीक है, स्पाइसेस। तो ये इनका गोल था कि वो ट्रेड करना चाहते थे, वो ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए क्या आए थे, इंडिया में आए थे। तो यहाँ पर वो बेसिकली इन इन जगहों पर, इन इन टॉपिक्स पर, या मान लो कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया, इन सब का वो ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए वो आए थे। इसलिए उनको क्या चाहिए रहते थे, परमिट्स चाहिए रहते थे। क्या चाहिए रहते थे, अलग अलग। वहां पर क्या थे उस टाइम पर, अगर हम 16-17 सेंचुरी की बात करें, उस टाइम पर बहुत सारे राजा महाराजा थे, मुगल डायनेस्टी बहुत ज्यादा उनका पावर था उस टाइम पर। तो परमिट्स उनको चाहिए रहते थे क्योंकि वो अलाउड नहीं थे कहीं पे भी ट्रेड करने के लिए। तो परमिट्स वो धीरे धीरे सुल्तान से या किंग से मांगना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी के ही अंतर्गत आपको एक ईयर याद रखना है, 1632। इसमें क्या होता है, 1632 में एक आता है गोल्डन फरमान, ठीक है, गोल्डन फरमान। अब ये जो गोल्डन फरमान है, दैट वाज इशूड बाय सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, ठीक है, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा, ठीक है। तो ये जो गोल्डन फरमान था जो 1632 में आया था, उसके अंतर्गत क्या था कि बेसिकली वो लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे, कहां पर, गोलकोंडा में। तो इसका बेनिफिट क्या था, वॉज ड्यूटी फ्री ट्रेड, ठीक है, ड्यूटी फ्री ट्रेड वो कर सकते थे गोल्डन फरमान के आने के बाद। इसके ही साथ में एक और फरमान आता है जो आता है 1717 में। ये किसके द्वारा इशू किया गया था, बाय मुगल एम्पेरर फारूक शियार, फारूक शियार, ठीक है, फारूक शियार के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 1717 में। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि उनको ओवरऑल इंडिया में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए मिल गया था। दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट्स आप जिसको बोल सकते हो। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका ईयर याद रखिएगा। इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है, जो 1717 में फारूक शियार के द्वारा इशू किया गया था, जिसके अंतर्गत में उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए परमिशन मिल गई थी। तो ये तो हो गई आपकी ट्रेड की बात, जिसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ याद ना हो तो ये तो याद रखना ही है आपको, है ना। तो ये हो गया आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते थे। इसके बाद जैसे जैसे उनका ट्रेडिंग धीरे धीरे बढ़ता रहा, ठीक है, उसके बाद उनके जो क्या बोल सकते हैं विशेष हैं वो शिफ्ट होने लगे। उनका जो पावर हंगर है, क्या पावर हंगर है, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। और वो जो किंग्स होते थे उनके बेसिकली अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल एरा में या पॉलिटिकल एरिया में वो क्या करने लग गए, इंटरफेयर करने लग गए, ठीक है, इंटरफेयर करने लग गए। तो जो उनका जो पॉलिटिकल एरिया रहता था किंग्स का, उसमें वो अपना दखल अंदाजी करने लग गए। और धीरे धीरे उनका जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता गया, ठीक है। बहुत सारे किंग्स को वो अपने कंट्रोल में ले लिया उन्होंने, क्योंकि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वेपन्स हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। एट द सेम टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी। तो ये सब रीजंस के कारण वो धीरे 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 उन्होंने हर एक स्टेट को कंट्रोल करने लग गया वो, ठीक है। इसके ही अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी कब होती है, ईयर एकदम इंपॉर्टेंट है, 1757 में होती है ये बैटल ऑफ प्लासी। इसके अंतर्गत क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी के अंतर्गत जो ब्रिटिशर के तरफ से जो पर्सन थे उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव या क्लीव आप बोल सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये जो पर्सन थे इन्होंने क्या किया, नवाब ऑफ बंगाल,
इनको इन्होंने क्या किया, इस बैटल में हरा दिया। नवाब ऑफ बंगाल हार गए और रॉबर्ट क्लीव जीत गए। नवाब ऑफ बंगाल का नाम आप पूछेंगे तो उनका नाम क्या था, सिराज उद दौला, ठीक है, सिराज उद दौला। अब ये जो थे सिराज उद दौला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, लेकिन एक पर्सन थे जिनका नाम था मीर जाफर, ठीक है, जाफर, मीर जाफर। इन्होंने धोखेबाजी कर दी, इन्होंने क्या कर दी, ट्रैकरी कर दी, धोखेबाजी कर दी और सीक्रेट्स को जाके इन्होंने रॉबर्ट क्लीव को बता दिया। दैट इज व्हाई बैटल ऑफ प्लासी वाज वॉन बाय रॉबर्ट क्लीव एंड ब्रिटिश आर्मी इन होल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक और बैटल हुआ था, दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर। क्या था, बैटल ऑफ बक्सर। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, आपको याद ही रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके बनते हैं। ये कब था, 1764 में आया था ये बैटल ऑफ बक्सर। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि जो ब्रिटिश आर्मी होती है, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी, अब ये ब्रिटिश आर्मी को कौन लेड करते रहता है, बेसिकली मुनरो, है ना, मुनरो हेड करते रहता है। वर्सेस कौन कौन लोग रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुगल आर्मी रहती है, ठीक है, मुगल्स रहते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो नवाब ऑफ अवध रहते हैं, अवध, एंड नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, ये 3 पावर्स रहते हैं। बैटल ऑफ बक्सर में मुगल आर्मी रहती है, ठीक है, जिसके हेड कौन रहते हैं, शाह आलम द सेकंड, नवाब ऑफ अवध रहते हैं और नवाब ऑफ बंगाल। इन तीनों को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इन तीनों के पावर को अकेले ब्रिटिश आर्मी ने हरा दिया था। कहां पर, बैटल ऑफ बक्सर में, जो कब हुआ था, 1764 में हुआ था। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 2 बैटल्स हुए ना, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर था। क्या था, डिसाइडिंग फैक्टर था ब्रिटिश आर्मी के लिए, ठीक है, ब्रिटिश बेसिकली आर्मी के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, टू स्टैब्लिश द पावर कंट्रोल इन इंडिया। ये 2 बैटल्स हुए जिसके अंतर्गत जिसको जीतने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरीके से क्या करती है, इंडिया को कंट्रोल कर लेती है। यहाँ तक का हमने देखा था कि किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के अंतर्गत पूरा जो पावर कंट्रोल है अब ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है, और बाकी जितने भी पावर्स थे, यूरोपियन पावर्स थे, जैसे पोर्चुगीज हो गया, डच हो गया, फ्रेंच हो गया, उन सभी को भी इन्होंने वन वे और अदर वे से निकाल दिया था। इसके बाद में क्या होता है कि 1857 तक, है ना, 1857 तक का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल अपना जो है वो स्टैब्लिश करके इंडिया में रखा था। बट आफ्टर 1857 क्या होता है, एक मेजर ब्रेक थ्रू होता है, दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, और जिससे ब्रिटिश आर्मी को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ आता है कि इंडियन पीपल को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। दैट वाज द रीजन जिसके कारण अब फाइनली क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन, है ना, पूरी तरीके से पावर को अपने कंट्रोल में ले लेती है। कौन ले लेती है, ब्रिटिश क्राउन। सो अब इंडिया जो होगा वो डायरेक्टली किसके अंडर में रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहेगा। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डिमोलिश हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में 1947 तक का ये लोग शासन करते हैं, एंड फाइनली 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिल जाता है, हमको स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ये सभी हमने ओवरऑल ऊपर से समझा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिशर्स की आई, और एज अ ट्रेडिंग कंपनी वो आई थी, बट धीरे धीरे उनका जो पावर हंगर है वो बढ़ता गया, और बढ़ते ही बढ़ते उन्होंने पूरे इंडिया को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू, कि अगर कोई टॉपिक आपसे छूट गया होगा तो वो हम कवर कर लेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ दिस थिंग्स, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हम भी उसे रीड करें और उसे इम्प्रोवाइज करें। तो चलिए इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हमने ऑलरेडी क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है, ठीक है। एक क्विक रिवीजन हम इसका करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि जो इंग्लिश सेटलमेंट हुआ था वो कब हुआ था,
17th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। ये जो है वो एज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली आई थी। ये अर्लीस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स हैं जिसके थ्रू आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो ये 1600 में बनी थी, जो मैंने आपको बताया है रॉयल चार्टर के थ्रू, जिसको किसने सहमति दी थी? क्वीन एलिजाबेथ ने सहमति दी थी। अब इनका जो मेन काम क्या था, मेन गोल क्या था, ये भी हमने डिस्कस किया है। स्पाइसेस का ट्रेड करना, कॉटन का ट्रेड करना, सिल्क का, इंडिगो का, सॉल्टपेटर का, एंड बाद में टी और ओपियम का भी इन्होंने ट्रेड किया था, ठीक है। ये पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हैं। ये सबसे पुराना लोगो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का, कैसा लोगो रहता था अगर हम देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लोगो है। इसके बाद में ये पुराने कुछ पिक्चर्स हैं जिनके थ्रू आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मेजर इंग्लिश सेटलमेंट, ये भी हमने डिस्कस किया। सूरत में सबसे पहला सेटलमेंट हुआ था 1613 में, जो अंदर किसके अंतर्गत आता है? गुजरात के अंतर्गत। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी, है ना, ट्रेडिंग पोस्ट। परमिशन किससे मिली थी? मुगल एम्पेरर जहांगीर से मिली थी। क्यों? क्योंकि 1613 का जो टाइम पीरियड था वो मुगल एम्पेरर जहांगीर का था, तो आप उससे इजीली उसको याद रख सकते हैं। फिर हम देखेंगे मद्रास का जो सेटलमेंट हुआ था वो 1639 में हुआ था, ये भी हमने देखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज है। इसके बाद हम देखेंगे तो बॉम्बे जो है वो आज का मुंबई है, जिसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1661 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद में पोर्चुगल, गिवन एज अ डाउरी बाय पोर्चुगल, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? बॉम्बे को पोर्चुगीज पावर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कलकत्ता, जिसको हम आज का कोलकाता बोलते हैं, जो 1690 में आई थी या 1690 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि ये किसने स्टैब्लिश किया था? जॉर्ज चार्नोक या कार्नोक, आप जो प्रोनाउंस करें इसको, ये होगा। इसके अंतर्गत फोर्ट विलियम भी बनाया गया था, ये भी मैंने आपको बताया है, फोर्ट विलियम बनाया गया था, ठीक है। और फिर फाइनली ये जो कोलकाता है ये कैपिटल बन जाता है ब्रिटिश इंडिया का 1772 से लेकर के 1911 के अंतर्गत। जो कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का, वो कैपिटल क्या बन जाता है? कोलकाता या कलकत्ता बन जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रोथ ऑफ इंग्लिश पावर। अब हम देखेंगे 17th सेंचुरी में किस तरीके से ग्रोथ जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। तो सबसे पहले फोकस्ड ऑन द कोस्टल ट्रेड एंड फैक्ट्रीज वो स्टैब्लिश कर रहे थे। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बिगेन ड्यू टू वीकनिंग मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर धीरे धीरे क्या हो रही थी? कमजोर हो रही थी, और कमजोर होते होते जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर है वो बढ़ता जा रहा था। फिर हमने ये देखा है बैटल ऑफ प्लासी, जो कब हुआ था? 1757 में, जिसमें कौन थे? रॉबर्ट क्लीव थे, जिन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को डिफीट कर दिया था। अब नवाब ऑफ बंगाल कौन थे ये भी हमने देखा है, कौन थे? सिराज उद दौला। सिराज उद दौला नाम पूछता है, इसलिए मैं इसमें एम्फेसाइज कर रही हूँ। मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो ये कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री की या ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस की शुरुआत होती है। इसके बाद हमने देखा था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, कंफर्म द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। फाइनली ब्रिटिश कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाता है। इसके बाद कहाँ कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश होता है। फिर फाइनली रेगुलेशन ऑफ एक्ट आता है 1773 का, एंड पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का, जिसको हम पॉलिटी के अंतर्गत जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये दोनों एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। पॉलिटी के अंतर्गत हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कि इंग्लिश, अगर हम फिगर्स की बात करते हैं नाउ, ये इंपॉर्टेंट है ना। सर थॉमस रो वो क्या थे? एम्बेसडर थे मुगल कोर्ट में, सिक्योर द ट्रेडिंग राइट। तो आपको ये याद रखना है कि सर थॉमस रो क्या थे? एम्बेसडर थे मुगल कोर्ट में। फिर जॉब कार्नोक, ये जो थे वो कलकत्ता के फाउंडर थे, ये मैंने आपको बताया है। फिर रॉबर्ट क्लीव ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। कौन सी लड़ाई लड़ी थी अगर हम देखेंगे तो? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी इन्होंने। इसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स रहे। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन रहे? पहले गवर्नर जनरल रहे इंडिया के टाइम पीरियड इतने से इतने के बीच में। तो ये आपको याद रखना है ना, कि कौन कौन क्या क्या पोजीशन में थे, ठीक। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखते हैं
ट्रांजिशन टू ब्रिटिश रूल। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ये भी मैंने डिस्कस किया है। 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो कंपनी रूल को बहुत ज्यादा चैलेंज किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का, जिसके अंतर्गत में ब्रिटिश क्राउन ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश राज जो है वो एस्टैब्लिश किया और फाइनली कंपनी रूल जो है वो एंड हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1874 में क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और 1874 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। इसके बाद लेगेसी अगर हम देखें, ये लास्ट स्लाइड है शायद। इंग्लिश लैंग्वेज हम अभी भी बोल रहे हैं, इवन हम पढ़ भी इंग्लिश लैंग्वेज में रहे हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस आपका रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और लीगल सिस्टम भी अभी अगर हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में ही ज्यादातर जो भी हियरिंग होती है वो इंग्लिश में ही होती है, तो इससे आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, वेस्टर्न एजुकेशन, कहीं ना कहीं ये इंग्लिश सरकार की ही देन है। डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, बोथ पॉजिटिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव। कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए डेफिनेटली हमारे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण, और कुछ कुछ नेगेटिव चेंजेस भी आए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, नाउ दिस वाज इट। ये था आपका ओवरऑल इंग्लिश सेटलमेंट इन इंडिया, जिसमें हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए एज अ ट्रेडिंग कंपनी और पूरी तरीके से पूरे भारत को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो इसके अंतर्गत अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक अवर इनिशिएटिव देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वीडियो के लिए इतना ही था। आगे आने वाले वीडियोस की चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद।